कक्षा में मैंने ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल की है। ये वाला अटेम्प्ट मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया था। अ, सब जितने भी लोग जुड़े हैं यूपीएससी टाइम के माध्यम से, तो मैं थोड़ा-सा एक अपनी जर्नी का ओवरव्यू देना चाहूँगी आप लोगों को, ताकि आपको पता चले कि ये पूरा प्रिपरेशन जर्नी मेरी कैसी रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी जब मैं जॉब रिज़ाइन करके आई थी। तो जॉब रिज़ाइन करने के बाद मैंने फुल स्विंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके पहले तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम ये किया था कि मैंने अपने लेवल पे रिसर्च कर ली थी कि क्या-क्या चीज़ें मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम का डिमांड क्या-क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, सोर्सेज़ क्या होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, ठीक है, प्री, मेंस, इंटरव्यू कितने मार्क्स के होते हैं, कितना पेपर होता है, कितने टाइम का पेपर होता है, लगभग-लगभग कट ऑफ कितनी जाती है, सबका ये मैंने अपना पूरा एक तरीके से रिसर्च करके रखा हुआ था कि ये सोर्सेज़ हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये एग्ज़ाम होते हैं, इतने-इतने पेपर लिखने होते हैं। इस तरीके से एक माइंड मेकअप करके मैं जॉब के पहले ही मैंने रख लिया था अपना। जॉब करने के बाद 1 साल वो जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो पढ़ाई मैंने शुरू करी थी अक्टूबर में और प्रीलिम्स था जून में। तो मेंस से मैंने पढ़ाई शुरू करी क्योंकि मुझे ये पता था कि पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद प्रीलिम्स करना होता है क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने मेंस का सिलेबस स्टार्ट किया जीएस 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल ये सारी चीज़ें और साथ में एस्से ये सारी चीज़ें मैंने 7-8 महीने पूरे मतलब डेडिकेशन के साथ इनके मैंने अपने जो भी नोट्स बनाने थे, कंटेंट इकट्ठा करना था, जो भी मैटर तैयार करना था, ये मैंने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग किया और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। तो एक ये गलती हो गई मुझसे कि मैंने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत लेट शुरू करी क्योंकि मेरे पास वो पूरा 1 साल का समय नहीं था। प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी मैंने आप कह सकते हैं कि जून में पेपर था और मार्च या अप्रैल तक मार्च एंड तक मैंने जो है कि ये तैयारी शुरू करी प्रीलिम्स की और सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटीज़ और अपनी बेसिक बुक्स पढ़ के मैंने क्वेश्चंस पेपर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाए, थोड़े बहुत लगाए जो है कि वो भी नाम के लिए कि मतलब लगाया और 10-20 मिनट में 20-25 मिनट में कंप्लीट करके रख दिया। इस वजह से जो था कि प्रीलिम्स की एक जो सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए होती है वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेरी हो नहीं पाई थी जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था मेरे पहले अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में जब मैंने शुरुआत करी तो पूरा साल भर का टाइम मुझे मिला तो जो पहले अटेम्प्ट में मेरा बेस बना था मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा काम आया अपने दूसरे अटेम्प्ट में। तो फिर से मैंने जो है मेंस की ही तैयारी शुरू करी। जो भी बचे-कुचे टॉपिक्स थे, करंट अफेयर्स जो भी पढ़ने थे, ठीक है, वैल्यू एडिशन मटीरियल जो भी होता है, आंसर राइटिंग जो भी होती है, वो सब मैंने करा जनवरी तक। अपने मेंस और ऑप्शनल को फिर से मैंने वही पैटर्न फ़ॉलो किया। जनवरी तक पूरा मेंस, ऑप्शनल ऐसे सब कुछ पढ़ा, कंटेंट तैयार किया, याद किया और टेस्ट सीरीज़ दी, प्रैक्टिस किया और उसके बाद फिर मैंने जनवरी शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में पेपर था। तो मिड जनवरी से आप बोल सकते हैं कि या फिर स्टार्टिंग फरवरी से ऐसा कुछ 4 महीने का टाइम मैंने अपने लिए निकाला एकदम प्रीलिम्स के लिए और प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी मैंने और उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट लगाए और फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया। तो इस बार मेरा प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स होने के बाद मेंस का स्टेज भी क्लियर हुआ और इंटरव्यू का भी क्लियर हुआ। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और सोशियोलॉजी में मैंने जो है कि अ, बहुत ही बेसिक बुक्स फ़ॉलो करी थी। एक नितिन सांगवान सर की बुक आती है और एक टॉपर हैं तुषारांशु शर्मा, उनके नोट्स फ़ॉलो करे। एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है स्लीपी क्लासेस, वहाँ के मैंने फ्री कंटेंट को लिया और एक प्रीवियस ईयर की बुक मैंने रेफ़र करी, जिसमें जो कि सॉल्व्ड बुक थी, जिसमें पुराने सालों के क्वेश्चन्स थे और उसके सॉल्व्ड आंसर्स थे, वो मैंने रेफ़र करी। और वही जीएस वाली स्ट्रैटेजी अपनाई कि पहले आपको कंटेंट तैयार करना है और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ आप 3 घंटे का टेस्ट लिखेंगे, उससे ही आपको जो है कि आइडिया मिलेगा कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में पेपर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। मेंस की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो हमारी जब तैयारी शुरू होती है, तो हमें सबसे पहले अपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि हमें जब मेंस हमारा जब खत्म हो जाएगा, तो हमें जो वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के 3 महीने हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील नहीं होगा।
इसलिए जब भी तैयारी शुरू करें, मेंस के पर्सपेक्टिव से ही तैयारी शुरू करें। एक बात ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये मैंने अपनाई थी कि मेंस शुरू करने के साथ-साथ आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स उठाएँ जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के साथ कोइंसाइड करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है। ये 5 चीज़ें आपको जो है कि प्रीलिम्स में भी पूछी जाती हैं और आपको मेंस में भी पूछी जाती हैं और मेंस में आप देखेंगे कि आपको लगभग-लगभग वही बुक्स पढ़नी होती हैं, वही एनसीईआरटीज़ और वही जो है कि रेफ़रेंस बुक्स पढ़नी होती हैं। तो आप इन सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे तो आपका मेंस का भी सिलेबस कंप्लीट होगा और साथ-साथ प्रीलिम्स का भी होगा। ठीक है? ये इतनी चीज़ें करने के बाद फिर आपको मेन से स्पेसिफ़िक चीज़ें करनी है, जैसे कि जीएस 1 में सोसाइटी का पोर्शन है, जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस है, जीएस 3 में सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको जो है कवर करने हैं और एथिक्स है। ये सब कवर करना है और इन सबको कवर करने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाइए, कोई भी टॉपिक है, जो भी जीएस 3 में ख़ासकर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो उन टॉपिक्स को क्या करना है एक एक ये तरीका है मेरा ये तरीका होता था, या तो कोई किसी भी एक्स वाई ज़ेड कोचिंग की आपको फ्री का मटेरियल ऑनलाइन मिल रहा है उससे ले लिया। हर कोचिंग का आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं डेली बेसिस पे, तो वो अगर आपके टॉपिक से कोइंसाइड कर रहे हैं तो वहाँ से आपने पॉइंट्स ले लिए। और तीसरा अगर आपको जो है कि मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो टॉपिक आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करिए, उसके आगे यूपीएससी लिख दीजिए, आपको बहुत सारे जो है कि मटेरियल मिल जाएँगे। उसमें से आप काट छाँट कर अपना जो है कि एक कंटेंट तैयार कीजिए। ऐसे कंटेंट तैयार करने से जीएस 1, 2, 3, 4 कंटेंट तैयार किए। जीएस 4 के लिए पर्टिकुलरली सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स मैंने रेफ़र किया था, वो टॉपर्स की कॉपीज़ थी। तो मैंने 6-7 साल पहले के सारे टॉपर्स की कॉपीज़ जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं एथिक्स की, वो कॉपीज़ मैंने निकाली। उनके नोट्स कहीं से मुझे मिलते थे, जैसे कि आप लोग बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी नोट्स शेयर होते हैं। वो नोट्स जो है कि अ, आप लीजिए और उसके बाद जो है कि वहाँ से आप कंटेंट तैयार करिए। ठीक है? उसके बाद आपको जो है कि कंटेंट तैयार करने के बाद आपका जो मेन फ़ोकस होना चाहिए, वो आंसर राइटिंग होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है कि आंसर राइटिंग करने का भी जो है एक फ़िक्स टाइम या तरीका होना चाहिए। जैसे कि जब आप मेंस का थोड़ा-सा सिलेबस कंप्लीट कर लें, जैसे कि आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, ठीक है? तो वो कंप्लीट करने के बाद आप कोशिश करें कि आप कुछ जो है नंबर ऑफ टेस्ट लिख सकें उसके लिए, ठीक है? कोई भी जैसे कि आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, तो आप जो है कि एनसीईआरटी वगैरह के पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप वो चीज़ें लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है? तो मेंस की ये स्ट्रैटेजी रही है मेरी आंसर राइटिंग साथ में कंटेंट प्रिपरेशन हर मल्टीपल सोर्सेज़ से। कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं, बहुत सारे सोर्सेज़ से देखकर मैंने अपना कंटेंट तैयार किया है। उसके बाद जो है कि आपका प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी आती है प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के लिए मेरा जो था फिक्स टाइम था कि इतने महीने के लिए मैंने अपना प्रीलिम्स शुरू किया था 4 महीने के लिए। 1 सेकंड। जी, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने अपने 4 महीने रखे थे कि मैं वो 4 महीने अपने प्रीलिम्स के लिए करूँगी। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों पे फ़ोकस करना है। आप एनसीईआरटी की किताबों को कभी भी हल्के में मत लीजिए। एनसीईआरटी की किताबें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स है आपके बेसिक्स कवर करने के लिए। एनसीईआरटी की किताबें कंप्लीट करने के बाद तब आपको रेफ़रेंस बुक्स पे जाना है और सभी सोर्सेज़ को आपको बहुत बार रिवाइज़ करना है। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविज़न रिक्वायर्ड होता है। मैंने बहुत बार पढ़ा है 28-30 टाइम्स हर बुक को पढ़ा है अपने 2 साल के प्रिपरेशन में। आपको भी उसी तरीके से करना है और जो ये प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है, उसके बाद आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने भी आप लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का भी ये तरीका है कि आप ऐसा ना करें कि मॉक टेस्ट लगाएँ और छोड़ दें। आपको हर एक मॉक टेस्ट में अपनी जो गलतियाँ हैं, जो आपको क्वेश्चन्स नहीं आए हैं, जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ोकस करनी है उन चीज़ों पे और वहाँ से आपको
एक आप अपने तरीके से नोट्स वगैरह बना सकते हैं और वो नोट्स आप जो है अपने प्रीलिम्स के टाइम पे जो है कि एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बार-बार। मैंने ऐसे ही किया था लगभग 100 से 150 एमसीक्यूज़ 100 से 150 मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे और वो मॉक टेस्ट जो है कि उसके बाद मैंने अ, जो चीज़ें उसमें से मुझे नहीं आती थी, जो मैंने गलत कर देती थी या जो कभी मैं तुक्का या गेस लगाती थी, वो चीज़ें मैं नोट करती थी अपनी अलग सी कॉपी में। तो उससे एक ये फ़ायदा होता है कि आपको आपकी नॉलेज का जो स्कोप है, जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, बिना आपके जो है कि बहुत सारी बुक्स को रेफ़र किए हुए, ठीक है? तो आपको उसी तरीके से चीज़ें करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है, हमेशा सोर्स को मिनिमाइज़ करके रखना है। कोई भी नया सोर्स आप उठाते हैं और आपको लगता है कि उस सोर्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ठीक है? तो आप उस सोर्स से अपने एक 8-10 पेज के 5 पेज के नोट्स बना लीजिए और वहाँ से आप उसको पढ़िए। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो है कि एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है आपका जो है कि सोर्स कम करने के लिए। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन्स पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। एक और बात जो है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के टाइम पे ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा एक ट्रैक रखिए अपना कि मैंने इतने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने थे, तो हमने इतने किए हैं, इतने गलत हुए हैं, इतना हमने जो है कि गेस वर्क किया था और उसमें से इतना सही हो गया। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके गलत कितने हो रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके 20 नंबर नेगेटिव में कट रहे हैं, तो ये जो है कि ये टेंशन लेने वाली बात है। फिर आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपने गलत नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करें। या तो आप अटेम्प्ट कम करें या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो तुक्के वाले क्वेश्चन हैं, जो गेस कर रहे हैं, उसमें से गलत हो रहा है, तो आप उसको जो है धीरे-धीरे रिड्यूस करिए। तो यही-यही छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ जब आप 8, 10, 15 मॉक टेस्ट में फॉलो करेंगे, तो आप यूज़्ड टू हो जाएँगे। तो हमेशा आपके दिमाग में यही रहेगा कि हमें अपने नेगेटिव मार्क्स कम करने हैं। जो सही हो रहे हैं, वो तो सही है, बट आपके सही नंबर भी ना कटे नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। कोई भी चीज़ का जवाब यही है कि आपको याद नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ पर याद नहीं आता है, पढ़ा हुआ लगता है। सारी चीज़ों का एक ही जवाब है कि आपको अपना जो सोर्स है, अपनी जो किताब है, उसको लेकर बार-बार पढ़ना है। सोर्सेज़ मैं बता देती हूँ, ऑलरेडी सोर्सेज़ सबको पता होते हैं, पर फिर भी मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए। साथ-साथ हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी रेफ़र की थी सतीश शर्मा सर की सतीश शर्मा आई थिंक नाम भूल रही हूँ मैं, जो भी 2 बुक्स आती हैं, वो मैंने रेफ़र करी थी। इसके अलावा एक प्लासी टू पार्टीशन करके किताब आती है हिस्ट्री की। वो किताब में बहुत ज़्यादा कुछ प्रीलिम से रिलेटेड है नहीं, पर जो भी 8-10 पॉइंट मुझे शुरुआत के चैप्टर्स में मिले थे, वो मैंने वहाँ से लिए थे। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया की बुक है। लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी की बुक है और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह सर की बुक मैंने थोड़ी-सी रेफ़र की थी कुछ-कुछ चीज़ों के लिए जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई ये वाली चीज़ों के लिए मैंने बहुत ही सिलेक्टिव बहुत ही जैसे कि कुछ जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में बताया था। बहुत ही सिलेक्टिव मैंने रेफ़र किया था, इससे ज़्यादा उस बुक से मैंने कोई इनपुट नहीं लिया था। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी एनसीईआरटी की बुक और नितिन सिंघानिया सर की बुक, एनवायरनमेंट के लिए टोटल मैं शंकर आईएएस की बुक पे निर्भर थी और इसके अलावा जो भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो गया, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एनवायरनमेंट के और भी एरियाज़ हो गए, तो वो सब मैंने करंट अफेयर्स से किया था। आप किसी भी एक कोचिंग की मैगज़ीन ले लीजिए, किसी भी एक कोचिंग का बुकलेट ले लीजिए और वो बुकलेट आपको जो है कि वहाँ से आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो बुकलेट पढ़ने का यही तरीका है कि आपको उसमें जो प्रीलिम्स के हिसाब से चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती है, ये कोई फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। कभी भी आपको जो है कि न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं छोड़नी है, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको रोज़ करनी है। कोई भी न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ न्यूज़पेपर पढ़ने से। न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाइए क्योंकि वो बहुत बल्की हो जाते हैं और बाद में आप उसको रिवाइज़ भी नहीं कर सकते। इसलिए न्यूज़पेपर हमेशा अपनी एक जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़िए कि आपको कल को आप जब मैगज़ीन पढ़ें, तो आपको मंथली मैगज़ीन करंट अफेयर्स की पढ़ें, तो आपको वो चीज़ें नई ना लगें। आपको ये लगे कि ठीक है, ये मैंने पढ़ा था, ऐसा हुआ था। ठीक है?
इसके बाद किसी ने पूछा है कि पीवाईक्यूज़ कैसे एनालाइज़ करना चाहिए। तो मैं सबके क्वेश्चन्स ले लेकर ही साथ में बताते जा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो पीवाईक्यूज़ की एक तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ही एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देखने का सबसे अच्छा जो तरीका ये होता है कि आपने जब सिलेबस देखा, तब आप एक नज़र पीवाईक्यूज़ पे दौड़ा लीजिए। सारे पीवाईक्यूज़ बस एक नज़र आप पढ़ लीजिए कि क्या-क्या पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए आपने हिस्ट्री शुरू की पढ़ना, आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए, जब आपकी हिस्ट्री खत्म हो जा रही है, हिस्ट्री पढ़ के, तो पढ़ने के बाद हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप दोबारा से पीवाईक्यूज़ को देखिए और ट्राई करिए कि चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि नहीं, आपने पढ़ा था, क्या वो किताब से पूछी गई थी या नहीं। तो उस तरीके से आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे इस डेप्थ तक ये चीज़ें पढ़नी है। उसी तरीके से आपको पीवाईक्यूज़ हमेशा हमेशा विज़िट करने हैं, उनको पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी पीवाईक्यूज़ का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कभी भी ये बात मॉक टेस्ट के लिए भी उतनी ज़रूरी है और पीवाईक्यूज़ के लिए भी, कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, कभी भी आप उसको जो है कि ये कोशिश ना करें कि इसका मैं सोर्स ढूँढूँ, कि ये किस बुक से पूछा गया है और उस बुक से पढ़ूँ, ऐसा नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, आपको उसी समय जो है उसका आंसर देखना है और वो नोट डाउन करना है और ऐसे ही आपको अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाना है, ऐसे ही आपको चीज़ें याद करनी है, बहुत ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है? उसके बाद प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस, मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको मॉक टेस्ट में जैसे-जैसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। ठीक है? इसके बाद मैं थोड़ा-सा क्वेश्चंस देखती हूँ आप लोगों के कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। अ, ठीक है, सोशियोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं लोग, तो सोशियोलॉजी के मेरे मार्क्स के बारे में पूछे। सोशियोलॉजी में मेरे मार्क्स 297 थे और पेपर 1 में 157 थे और पेपर 2 में 140 मार्क्स थे। और टेस्ट कॉपी शेयर करने की जहाँ तक बात है, तो वो मैं मेरी टेस्ट कॉपीज़ जो है कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप लोग वहाँ से मेरी टेस्ट कॉपीज़ जो है एक्सेस कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है प्रिपरेशन के टाइम पे कि आपको जो है कि कंसिस्टेंट रहना है। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लें, ठीक है? एक दिन में 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम 1 साल का है और एग्ज़ाम 1 साल का है प्लस आपकी तैयारी भी 1 साल की है, तो 2 साल का पूरा आपका एक जर्नी बन जाती है और वो 2 साल आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप 6 घंटे निकाल पाते हैं, 8 घंटे निकाल पाते हैं, तो वही आप रोज़ निकालने की कोशिश करें रादर देन कि यू आर पुटिंग 10 आवर्स अ डे। उस तरीके से काम नहीं चलेगा क्योंकि 1 या 2 दिन की बात नहीं है। हमेशा जो है कि ये छोटी-छोटी बातें जो होती है जैसे कि फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये बहुत ही मतलब आपको लगता है कि पढ़ाई में तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि हमें सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, पर ऐसा नहीं है। आपको बहुत काफ़ी समय तक प्रिपरेशन करनी है, साल भर का समय बहुत ज़्यादा होता है प्लस साल भर एग्ज़ाम। तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि जितने भी टाइम आप पढ़ें, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, तभी आप पढ़ाई में वो कंसंट्रेशन और वो फ़ोकस लेकर आ पाएँगे। और जहाँ तक की बात है मोटिवेशन की जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, आपकी जो सिचुएशन है, कि जो अपनी सिचुएशन से मोटिवेट नहीं हो सकता, फिर वो बाहरी मोटिवेशन उसके काम नहीं आता, ये मेरा मानना है। तो हमेशा अपने अंदर से सोचें कि हमने ये चीज़ क्यों चुनी और हम ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपने आप को रोज़ मोटिवेट करिए। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे कि टेस्ट पेपर देना, ठीक है? एक इंडिकेटर होता है जो आपको बताता है कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है? टेस्ट पेपर देना, उसमें जब आपके मार्क्स आते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैं अपना केस बताती हूँ कि मैंने जब पहला टेस्ट लिखा था मेंस का तो मेरे 60 मार्क्स आए थे, ठीक है? पर जब मैं धीरे-धीरे और टेस्ट लिखती गई तो 10 अ अ, 10-12 टेस्ट लिखने के बाद मेरे मार्क्स कभी 80 हो गए, कभी 90 हो गए, कभी-कभी 75 भी हुए, बट कभी 60 नहीं आए, हमेशा 60 से ऊपर आए, है ना? 10, 15, 20 नंबर की जब मतलब बढ़त होती है, तो वो वहाँ से आपको मोटिवेशन लेना है, वो एक विज़िबल सोर्स है मोटिवेशन का, ठीक है? तो आपको मोटिवेशन इन्हीं चीज़ों से लेना है, आपकी तैयारी के दौरान हो रही चीज़ों से मोटिवेशन लेना है।
आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे, आपके नंबर कम आ रहे थे, पर आपने 4-5 टेस्ट लगाए और आपके नंबर बढ़ रहे थे, वही सोर्स है मोटिवेशन का आपका। एक एस्पिरेंट के लिए उससे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा आप अपने अंदर के मोटिवेशन पे फ़ोकस करें। अपने जो छोटे-छोटे गोल्स आपने बनाए हैं, जब वो आप अचीव कर लें, वहाँ से मोटिवेट होने की कोशिश करें। सीसैट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि सीसैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मार्क्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे मेंस के मार्क्स याद हैं अपने। प्रीलिम्स के आई थिंक 87 करके कुछ मार्क्स हैं, अभी मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने एक ही बार देखा है मार्क्स। तो आपको मैं सीसैट की स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि सीसैट हमारे वाले साल में तो काफ़ी सरप्राइज़िंगली डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन सीसैट का यही तरीका है कि जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं अपने 4-5 महीने पहले, आप 1-2 घंटे निकालिए और सीसैट स्पेसिफ़िक कोई एक किताब खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स का बैंक खरीद लीजिए, वहाँ से आप सॉल्व करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह लिख कर याद कर लीजिए। मैं ये भी काम करती थी कि यूट्यूब वगैरह से ट्रिक्स वगैरह जो चलते हैं यूट्यूब पे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बताए जाते हैं, वो ट्रिक्स वगैरह मैं इस्तेमाल करती थी, कोई-कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उस तरीके की चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले ये देखना है कि सीसैट का पेपर 2 पार्ट्स में होता है। एक आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है और एक आपका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीज़निंग जिसको कहते हैं वो पार्ट होता है। आपको पहले ये असेस करना है कि जो है कि कौन-सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मुझे ये पता था कि मेरा जो है कि इंग्लिश वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं हमेशा उसको अटेम्प्ट करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। यही काम आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, तो आपको पहले मैथ्स वाले क्वेश्चन, रीज़निंग वाले अटेम्प्ट करने हैं। उसमें हमेशा एक बात ये ध्यान देनी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं, लेकिन आप जो भी करें, उसको आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले पेपर में रीज़निंग में आपको ज़्यादातर 90% तक ये पता होता है कि ये आंसर ही सही होगा, तो उसी तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और वही डेली प्रैक्टिस की बात है, घंटे 2 घंटे आप अपने प्रीलिम्स में से निकालें और वहाँ से करें। और कोई पूछ रहे हैं कोई एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? तो प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो आप कभी भी पूरा पेपर एक साथ अटेम्प्ट ना करिए। हमेशा आप पेपर जो है स्टेप्स में अटेम्प्ट करिए। जैसे कि आप 3-4 आइटरेशंस में करिए, तो मैं अपना पेपर 4 आइटरेशंस में करती थी। पहला आइटरेशन वो चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे श्योर आती हैं, वो चीज़ें मैं करती थी। दूसरे आइटरेशन में वो चीज़ें जो ऐसा मुझे लगता था कि ये हो सकता है आंसर 90% तक श्योरिटी है, ये आंसर हो सकता था। दूसरे आइटरेशन में वो पहले और दूसरे आइटरेशन के बाद आपको देखना है कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है? अगर आपका 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो फिर आपको और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो फिर आप तीसरे आइटरेशन में जाइए, फिर एक छोटा नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 7 या 8 आप अपना टारगेट बना लीजिए कि इस आइटरेशन में मैं 7 या 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखूँगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है कि आइटरेशंस में पेपर करना है। आप जब भी पेपर करने बैठेंगे, ये पेपर के एंड तक ऐसा होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन पेपर 4 से 5 बार पढ़ा है, ठीक है? ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। दूसरी ये चीज़ें आपके प्रैक्टिस में कब आएँगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो ये जो मैं आइटरेशंस की बात कर रही हूँ कि ऐसे-ऐसे करना है, यही आपको अपने मॉक टेस्ट में भी फ़ॉलो करना है। आप हर एक मॉक पेपर जो भी आप दे रहे हैं, वो पेपर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि आप जो है एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में जब आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँगी कि अच्छा आपकी आदत बन जाएगी आइटरेशंस में पेपर करना, थोड़ा-सा अपना एनालिटिकल एबिलिटी लगाना, तो आप वो कर पाएँगे। और किसी ने पूछा कि पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ कैसे करना है? देखिए, जब भी आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे, तो हमेशा आप एक सॉल्व्ड बुक से देखिए, ठीक है? जिसमें आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है? उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका एक तो टाइम बचता है, आंसर्स आपको खोजने की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होते हैं और जब भी आप वो पीवाईक्यू की सॉल्व्ड बुक पढ़ेंगे, तो उसमें चारों ऑप्शंस के बारे में चीज़ें दी रहती हैं, इन्फॉर्मेशन दी रहती है। आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करने बैठे, जब भी आप पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने बैठें, तो आप हमेशा ऐसी बुक यूज़ करें जिसमें
जो है कि सॉल्यूशन दिया हो, वो सॉल्यूशन आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता या इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। आप उसी बुक में हाइलाइट करके पढ़ लीजिए। मैंने अपने नोट्स बना लिए थे इस तरीके से और मैं पढ़ती थी। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम जब भी होता है तो हमेशा कभी-कभार उन्हीं ऑप्शंस से ही एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो वो उस तरीके की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा है कि एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से किए और आपने टेस्ट कहाँ से किए थे? तो टेस्ट आपको मॉक टेस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स के लिए मैं बता रही हूँ ये, मेंस के लिए आप किसी भी एक का ले लीजिए क्योंकि वो थोड़ा बल्की होता है। प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के कोचिंग के पेपर्स लगाए थे। एक्स, वाई, ज़ेड जितने भी बड़े कोचिंग, छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी नाम हैं दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं मैंने सबके टेस्ट पेपर्स मँगाए थे और मैंने सबके 20-20 टेस्ट दिए थे, 15-15, 18-18 जैसे भी होते हैं 150-200 के लगभग मैंने टेस्ट सारा दे दिया था और उस तरीके से मैंने करा था। अ, किसी ने पूछा है कि विज़न की मंथली मैगज़ीन की स्ट्रैटेजी क्या है? तो विज़न की मंथली मैगज़ीन सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको करंट अफ़ेयर्स वहीं से करने हैं। दूसरी बात उसको पढ़ने का एक तरीका ये हो सकता है कि जब भी आप विज़न की मंथली मैगज़ीन खोलेंगे, तो आपको उसमें ऑटोमैटिकली 2 पार्ट्स दिखेंगे कि एक तो जो है कि पहले बैकग्राउंड दिया रहता है, उसके बाद जो है एनालिटिकल चीज़ें दी हुई रहती है जैसे कि फ्यूचर सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, इश्यूज़ दिए रहते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स दी रहती हैं। ये सब चीज़ें आपके मेंस के काम की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने मेंस के लिए बचा के रखनी है। इसको आपको प्रीलिम्स में पढ़ने की बार-बार ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो कंटेंट है, जो मैगज़ीन से आपको निकालना है, वो सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके जो है कि बैकग्राउंड की चीज़ें, कोई फैक्ट दिया हुआ है, कोई डेटा दिया हुआ है, कोई जो है कि अ, मान लीजिए अगर पॉलिटी का कोई टॉपिक है, तो उसका कोई आर्टिकल दिया हुआ है, कोई अमेंडमेंट दिया हुआ है, कोई कमीशन बना था, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कोई कभी पास्ट में डिसीजन लिया था। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, तो इसी तरीके से आपको पढ़नी है। मेरा जो स्ट्रैटेजी थी, वो ये थी कि मैं मंथली मैगज़ीन हर मंथ की पढ़ती थी और मैं मेंस और पीटी 365 जो कंपाइल करके साल भर का आता है, वो नहीं पढ़ती थी। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों को कि आप मंथली वाली पढ़ेंगे, तो आपका एक तो रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी कि आप उसको बहुत बार पढ़ सकते हैं। दूसरा आप एक तरीके से डेली अपडेटेड रहेंगे रादर देन कि एक साथ बल्कि पढ़ने से अच्छा है। इसके बाद किसी ने पूछा है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है? तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसका सबसे जो मैं एक प्रैक्टिकल अपने लिए जो स्ट्रैटेजी जो सॉल्यूशन मैंने निकाला था कि मैं टाइमर लगा के पढ़ती थी। तो मेरे माइंड में एक चीज़ सेट थी कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मैं अपना टाइमर लगाकर पढ़ती थी। कभी भी जब भी मैं कुछ अपना काम कर रही हूँ पर्सनल पढ़ाई के अलावा, तो मैं टाइमर बंद कर देती थी। इससे मेरे अंदर एक वो रहता था कि मुझे इतनी देर और पढ़ना है या फिर जब दिन के एंड में आपके टाइमर पे 8 घंटे शो हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता था कि चलिए आज का जो टारगेट है, वो हमने पूरा कर दिया। ये तरीका आपको फ़ॉलो करना है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ घंटे काउंट ना करें। हमेशा उसी फ़ोकस और डेडिकेशन के साथ वो घंटों में फ़ोकस और डेडिकेशन होगा तभी उनका आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो हालाँकि मैं टाइमर से पढ़ती थी, पर उस टाइमर में जितना भी टाइम होता था वो मैं बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड और फ़ोकस्ड टाइम था। तो इस तरीके से आपको डेली कंसिस्टेंसी बनानी है। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, कभी कुछ फेस्टिवल्स आ गए, कभी कुछ क्योंकि मैं घर के पास रहती थी, तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी कभी-कभी हो जाती थी चीज़ें जैसे कि फेस्टिवल्स आ गए, मेरी बहन बाहर से आ गई, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो उसका आपको बिल्कुल कभी भी गिल्ट नहीं लेना है, 1-2 दिन चलता है पर आपको वो कवर करना है। आपको वो टाइम अपने आगे आने वाले दिनों में कवर करना है, ठीक है? इसके अलावा और जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, एक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि ऑप्शनल कब से करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शनल हमेशा मेंस के साथ शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे कि आप जब मेंस शुरू करते हैं, आप कोई 2-3 सब्जेक्ट्स उठा लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उठा लीजिए क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये उठाने के बाद ये 3 सब्जेक्ट्स आपने उठा लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये उठाने के बाद इसको कंप्लीट करने के बाद आप अपना ऑप्शनल साथ में शुरू कर दीजिए। जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तब आप अपने जो है कि बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स जैसे कि जो आपने पढ़े हुए हैं,
उनको आपको रिवाइज़ करना है। तो एक चीज़ पढ़िए, दूसरी चीज़ को रिवीज़न के रूप में ले लीजिए, ठीक है? पढ़ाई नई चीज़ को पढ़ना है और पुरानी चीज़ को साथ में रिवाइज़ करना है। तो मेंस की प्रिपरेशन के साथ ही आपको जो है कि अपने सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अ, 7 से 8 महीने में जो कि मुझे टाइम लगा था मेंस का और ऑप्शनल का दोनों का सिलेबस जो है मैंने अपने लेवल पे कंप्लीट कर लिया था और उतना ही टाइम आपको लगेगा आप अगर मतलब नंबर ऑफ आवर्स पुट कर रहे हैं, तो उतने टाइम में आराम से चीज़ें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 महीनों में 8 महीनों में चीज़ें हो जाती हैं। डेली का शेड्यूल मेरा कैसा था ये पूछा है किसी एस्पिरेंट ने। तो डेली का शेड्यूल मेरा वही चीज़ जो मैंने बताई 8 घंटे में मैं अपने दिन को 3 में डिवाइड करती थी 8, 8, 8। 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और बाकी 8 घंटे आपके मिसलेनियस काम। तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने फिज़िकल नीड्स का भी ध्यान देना है, बॉडी की नीड्स का जैसे कि आपको फिज़िकल एक्सरसाइज़ करना है, सोना है। तो आपको हमेशा जो है कि उतना ही नंबर ऑफ आवर्स अपने लिए रखने हैं जितने में आप फ़ोकस्ड रह के पढ़ाई कर सकें। 8 घंटे का मेरा टारगेट रहता था। कभी-कभी 8 घंटे आराम से हो जाते थे और मेरे पास टाइम और रहता था, पढ़ने का और मन करता था तो 10 भी हो जाता था। उसी तरीके से आपको चीज़ें करनी है। दूसरा पूछ रहे हैं लोग एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि उम जीएस 1, 2, 3 के बारे में पूछ रहे हैं कि जीएस 1, 2, 3 को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको सिलेबस प्रिंट आउट कर के निकालना है। आपने सिलेबस आपके हाथ में है। सिलेबस में आपको देखना है कि चीज़ें क्या-क्या दी हुई हैं, ठीक है? पहला जीएस 1 में सिलेबस आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये आपको बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है? तीसरा पार्ट सोसाइटी का है। सोसाइटी के लिए वही सेम स्ट्रैटेजी ऑनलाइन सोर्सेज़ से आपको मटेरियल इकट्ठा करना है और आपको अपने नोट्स बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी में एक टॉपिक है अर्बनाइज़ेशन, तो आपको अर्बनाइज़ेशन की डेफ़िनिशन, इंडिया में कितना परसेंटेज है अर्बनाइज़ेशन का, वर्ल्ड में कितना है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्रॉब्लम्स क्या हैं अर्बनाइज़ेशन की वजह से, ठीक है? किस सिटी में बहुत ज़्यादा अर्बनाइज़ेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि स्लम्स वाली प्रॉब्लम, ट्रैफ़िक प्रॉब्लम, ठीक है? उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करा जाए? कहीं अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोकल इनिशिएटिव लिया है, नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनाई गई है, गवर्नमेंट का कोई प्लान है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, ठीक है? जैसे कि ई-व्हीकल्स पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इस तरीके से आपको इसी पैटर्न पे आपको सारी चीज़ों का नोट्स बनाना है और आपको इसी पैटर्न पे सारी चीज़ों के नोट्स फ़ॉलो करने हैं। अ, कोई एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती यही है कि आपको प्रीलिम्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। मैंने प्रीलिम्स को बहुत हल्के में लिया था ये सोचकर कि ऑब्जेक्टिव है तो हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं सोचना है, पर आपको प्रीलिम्स को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। कभी भी प्रीलिम्स को मेंस का टाइम लेकर नहीं देना है कि मेंस का टाइम आपका कम हो जाए। तो आपको अपने साल भर की स्ट्रैटेजी को इसी तरीके से डिवाइड करना है कि प्रीलिम्स इतने महीने, मेंस इतने महीने। 4 महीने आप प्रीलिम्स के रखिए और बाकी के 8 महीने आप मेंस के लिए रखिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती आपको जो नहीं करनी है वो ये है कि आपको मॉक पेपर्स को बहुत सीरियसली लेना है। आप कभी भी उन पेपर्स को लगा के सिर्फ़ और सिर्फ़ छोड़ ना दें। हमेशा उन पेपर्स को एनालाइज़ करें, जो मैंने बताया था कि कितने गेस किए, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। गलत जो हुआ है उसके नोट्स बनाने हैं या फिर हाइलाइट करके याद रखना है, ये करना है। तीसरी चीज़, कभी भी आपको अपने जो है कि पढ़ाई के दौरान अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछ भी रहे हैं मुझसे कि सोना कितनी देर चाहिए? तो उसका बहुत ही मतलब एक कहा जाए तो बोला जाता है कि ये तो कोई सवाल नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल ये बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें, तभी आप जो है कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे। ये चीज़ें आपको करनी है। चौथी चीज़ जो आपको गलती नहीं करनी है, वो ये है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कभी नहीं छोड़नी है। कोई कुछ भी कहे कि न्यूज़पेपर नहीं आप मैगज़ीन से पढ़ लेंगे, वो बात सही है कि आपको प्रिपरेशन जो है आपकी मैगज़ीन से ही हो रही है, बट आपको जो जनरल अवेयरनेस हो रही है, जो आपका वोकैब्युलरी एस्टैब्लिश हो रही है, जो आपको लिखने का ढंग पता चलेगा, जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, वो आपकी जो है कि न्यूज़पेपर से होगी, ठीक है? तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है और अपने ऊपर विश्वास हमेशा बना के रखना है कि हम कर लेंगे। अ, और एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन्स मैं एड्रेस कर रही हूँ।
कि मल्टी डायमेंशनल आंसर्स कैसे लिखे जाएँ। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको मेंस का क्वेश्चन आता है, तो हमेशा आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और उस क्वेश्चन के जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इश्यूज़, चैलेंजेस, ठीक है, शॉर्टकमिंग्स, रीज़न्स, ठीक है, वे फॉरवर्ड, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको सर्कल करनी है। जब भी आप क्वेश्चन देखें, तो आप उस क्वेश्चन की बेसिक जो कीवर्ड है, उसको आप सर्कल करें और फिर वहाँ से आपको आंसर करना है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ अर्बनाइज़ेशन? तो आपको सबसे पहला आपको दिमाग में ये नहीं सोच के जाना है कि मैं मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखूँ? आपको ये सोच के जाना है कि मैं उस क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कैसे करूँगा? तो जैसे कि अगर आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ अर्बनाइज़ेशन? What are the problems associated with the urbanization and what are the measures that can be taken to solve those problems? ये एक क्वेश्चन हुआ। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? व्हाट इज़ अर्बनाइज़ेशन यानी कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। आपकी इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का होगा कि अर्बनाइज़ेशन इज़ डिफाइंड एज़ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द अर्बन एरियाज़ या जो भी इसका सही से एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन वो आपको डेफिनिशन लिखनी है। इसके बाद आपको कोई एक वैल्यू एडिशन के लिए कोई भी एक डेटा, फैक्ट या फिगर देना है, जैसे कि आप देख कह सकते हैं आप सेंसस का डेटा दे सकते हैं, जैसे कि एज़ पर सेंसस 2011 द एवरेज रेट ऑफ अर्बनाइज़ेशन ऑफ इंडिया इज़ 34% इस तरीके से। ठीक है? ये आपका पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन एड्रेस हो गया। क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा है व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन तो इसमें दो कीवर्ड्स हैं व्हाट और इश्यूज तो आपको इश्यूज बताने हैं तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए द इश्यूज एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन आर और उसके बाद आपके 5-6 पॉइंट्स वहां पर आने चाहिए जो इश्यूज है इंक्रीजिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम स्लम प्रोलिफरेशन ठीक है गार्बेज का गार्बेज इंक्रीज हो रहा है इस तरीके की चीजें आपको वहां पे लिखनी है ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का व्हाट आर द इनिशिएटिव्स या व्हाट थिंग्स कैन बी डन टू एड्रेस दोज़ प्रॉब्लम फिर से आपको अंडरलाइन करना है व्हाट इनिशिएटिव तो द इनिशिएटिव्स दैट कैन बी टेकन आर और उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। यही पैटर्न होना चाहिए आपका जो है कि हर एक आंसर को अटेम्प्ट करने का। जो भी क्वेश्चन हो उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए, सर्कल करिए और उसके बाद उसी कीवर्ड को एड्रेस करिए अपने पूरे क्वेश्चन में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए? तो वैल्यू एडिशन के लिए जो सबसे बड़ी जो है कि आपका सोर्स होता है वो आपके मंथली मैगज़ीन्स होते हैं। मैंने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है सारा मंथली मैगज़ीन से किया है। आपको मंथली मैगज़ीन्स में से कुछ-कुछ चीज़ें याद रखनी है अ, जैसे कि आपके कोई फैक्ट हो गया, कोई फिगर हो गया, कोई डाटा हो गया, ठीक है? कोई कमीशन की रिपोर्ट हो गई, ठीक है? ये चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है जो आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अर्बनाइज़ेशन का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो आपको कुछ-कुछ डेटा अगर वहाँ पे दिया हुआ है कि साउथ के रीजन्स में अर्बनाइज़ेशन का रेट इंडिया के एवरेज से ज़्यादा है, तो ये एक फैक्ट हो गया। तो इस फैक्ट को आपको लेना है दूसरा, कोई कमीशन की रिपोर्ट आई है, मान लीजिए कि किसी एक्स-वाई-ज़ेड कमीशन ने ये सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर यूज़ किए जाएँगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाएगा, तो जो है कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। उसका नाम, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है, जो आपको लगता है कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो वैल्यू एडिशन का मटेरियल होता है वो होता है आपका मैप्स, डायग्राम्स, फिगर्स और आपके जो भी फ्लो चार्ट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें किसी-किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज़ होती हैं, जैसे कि आप ज्योग्राफी में डायग्राम्स बना सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैप्स बना सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। आप अपनी बुक में भी देखेंगे, जैसे कि आप जो है कि ज्योग्राफी की बुक में देखेंगे तो उसमें फ्लड प्रोन एरियाज़ का मैप दिया हुआ है, ठीक है? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ का ज़ोन वाइज़ मैपिंग दी हुई है। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा तो आप जो है कि उसको सॉल्व करेंगे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? इसके अलावा वैल्यू एडिशन आपको न्यूज़पेपर से भी मिल सकता है। मान लीजिए कोई भी कमीशन की रिपोर्ट है, जैसे मान लीजिए आरबीआई की रिपोर्ट मेंशन की गई है कहीं उसमें किसी चीज़ के बारे में दिया गया, मान लीजिए जीडीपी के बारे में दिया गया है कि जीडीपी इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, यही सब चीज़ें आपको जो है कि काम आएँगी। इसके बाद लोगों ने पूछा है कि
ड्यूरिंग स्टडीज़ वी ऑलवेज़ थिंक अबाउट बी प्लान, हाउ टू डील विद। तो देखिए प्लान बी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपका जो पेपर होता है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है और इसकी हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हमारा हो जाएगा। मतलब हमें अपने अंदर से भरोसा रखना है पर फिर भी एक प्लान बी होना चाहिए। तो मेरा जो रीज़न था जॉब करने का वो यही रीज़न था कि मैं अपने आप को एक एक्सपीरियंस देना चाहती थी कि कल को कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट मैं उस फ़ील्ड में दोबारा वापस जा सकूँ। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका प्लान बी का है, जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि आपको हमेशा अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को बहुत ही सीरियसली लेना है, ठीक है? आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा बहुत ही सीरियसली पढ़ना है। इसीलिए मेरा ये भी मानना है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन में कूदने की, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से बच्चे प्रिपरेशन करने लगते हैं। वो मैं उसको गलत मानती हूँ, मतलब कि आपको उतनी जल्दी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आप अपने ग्रेजुएशन को सीरियस लें, अच्छे नंबरों से पास हों ताकि कल को आपको कोई भी ज़रूरत ऐसी पड़े जहाँ पर आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पूछे जाएँ, तो आप एक उस पोज़ीशन में रहें कि आप वो चीज़ें कर सकें। तो इस तरीके का है, बाकी जब आप प्रिपरेशन में पूरी तरीके से उतर जाएँ, तो कुछ 1-2 साल आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा तो क्या करना है, आपको पहले अपना पूरा फुल फ़ोकस के साथ अटेम्प्ट देना है, ये आपका जो है कि मेन वो होना चाहिए। इसके बाद एस्पिरेंट्स ने पूछा है कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत ही काम इंटरव्यू हुआ था मेरा, बहुत ही मतलब कॉर्डियल था बोर्ड और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुई थी जहाँ पे मैं फँसी या फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। कुछ क्वेश्चन्स मुझे नहीं समझ में आए थे, वो क्वेश्चन्स मुझे बोर्ड मेंबर्स ने समझाए भी कि हम ये पूछना चाहते हैं। और इंटरव्यू का एक यही प्रिपरेशन होता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को जानना है, आपकी पर्सनैलिटी जो भी अभी तक डेवलप हो चुकी है, आपको उसको जानना है और उसको जानने के बाद आपको थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव एटीट्यूड लाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है आपको अपनी पर्सनैलिटी जानने का, वो आपकी हॉबीज़ होती हैं। तो हमेशा जब आपका मेंस एग्ज़ाम ओवर हो जाए, तो आप हमेशा जो है अपनी हॉबीज़ की तरफ जाइए, अपनी हॉबीज़ को प्रैक्टिस करिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपने आप को एक ऑफ़िसर वाली पोज़ीशन में इमेजिन करिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोज़ीशन में और उसी तरीके की कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू हॉल में एंटर कीजिए। एस्पिरेंट्स ने इसी इसी में कंटिन्यू करूँगी। जी। शायद नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया था। जी, तो मैं ये क्वेश्चन एड्रेस कर रही थी कि मॉक इंटरव्यूज़ और जो है कि एक्चुअल इंटरव्यूज़ में क्या डिफ़रेंस होता है। तो जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, वो एक तरीके से वही सेम पैटर्न ही होता है, पर उसका जो रियल इंटरव्यू से बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि रियल इंटरव्यू बहुत ही कूल और कंपोज़्ड होता है, उसमें आपको जो है कि बहुत ज़्यादा आपको डर या नर्वसनेस नहीं होती है, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, वो चेयरमैन और बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स भी आपको बहुत ही मतलब अच्छा फ़ील कराते हैं। अब मॉक इंटरव्यू में थोड़ा-सा एक नर्वसनेस वाला फैक्टर ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम पहली बार जो है कि बोर्ड को फेस कर रहे होते हैं और थोड़ा-सा एक प्रेशर ज़रूर होता है मॉक इंटरव्यूज़ में, क्योंकि आपको जो है अपने दिमाग में रहता है कि आपको परफ़ॉर्म करना है, अच्छा परफ़ॉर्म करना है, उस तरीके का प्रेशर होता है। लेकिन जो रियल इंटरव्यू होता है, उसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि आप बहुत नर्वस हो रहे हैं या वो आपको, क्योंकि एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ें सही होती हैं। क्वेश्चन्स भी अलग तरीके से पूछे जाते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में, तो मॉक में ज़रूरी नहीं कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ में अगर अ, कुछ ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं जिसका आप जो है कि आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँ। रियल इंटरव्यू को जो है कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में ज़्यादातर आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको एक्चुअली में याद होती है। जैसे कि डैफ़ के बारे में आपसे चीज़ें पूछी जाएँगी, तो डैफ़ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि वो आपकी एक प्रैक्टिस के लिए होता है। आपको जो है वो प्रैक्टिस करा रहे हैं बोर्ड के सामने जाने की, तो आपको थोड़ा-सा वो प्रेशर झेलने की क्षमता, थोड़ा-सा वो नर्वसनेस जो आपको फ़ील हो रही है, वही चीज़ें आपको वहाँ आपके मॉक इंटरव्यूज़ में आपको पीछे छोड़नी है। दूसरी बात ये कि मॉक इंटरव्यूज़ से जो भी आपको फीडबैक मिलता है, वो फीडबैक आपको हमेशा एक मतलब कि बहुत ही पॉज़िटिविटी के साथ लेना है। वो फीडबैक में कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये कमेंट मिला था कि मैं स्माइल नहीं करती बहुत ज़्यादा।
तो एक वो नेचर का हिस्सा है मेरे कि मैं बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू में गई, तो क्योंकि मेरे सामने बोर्ड मेंबर्स स्माइल कर रहे थे, तो मैंने भी स्माइल किया। तो वो एक सिचुएशनल जो चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से आप अपने मॉक इंटरव्यूज़ को हैंडल करेंगे। मॉक इंटरव्यूज़ से आपको एक ही टेक अवे ये लेना है कि आपको बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठने का, उनके सामने अपना ओपिनियन रखने का एक कॉन्फिडेंस आ जाए, यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद एस्पिरेट्स के और कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी। इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर ना हो आता हो तो उसे कैसे आंसर करें? तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे जिनके आंसर आपको नहीं आते होंगे। तो उसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि उसको 3, 4, 5 क्वेश्चन्स के आंसर नहीं आते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। उसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोलना है कि आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट नो द आंसर एंड आई विल ट्राई टू रीड इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? आपको अपना ये कैरेक्टर दिखाना है कि मुझे नहीं आता पर मैं इसके बारे में जाकर पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। तो इस तरीके से आपको करना है और बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिस पे आपको आंसर नहीं आता होगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपका नॉलेज नहीं देखा जा रहा, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी देखी जा रही है कि आपसे अगर 4 क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जो आपको नहीं आते हैं, तो क्या आप 5वें क्वेश्चन में नर्वस होते हैं? क्या आप उसको हैंडल कर पाते हैं? ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाएँगी। जी, इसके अलावा अ, और क्वेश्चन्स पूछे गए हैं कि स्ट्रैटेजी के बारे में, तो स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बताया जैसे कि आपको मेंस और प्रीलिम्स का आपको टाइम डिवाइड कर लेना है, उसी हिसाब से आपको करना है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ-कुछ चीज़ें जैसे कि मैप वर्क, ठीक है? ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैप वर्क क्योंकि एक मैप में चीज़ें याद करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं निमोनिक्स का यूज़ करती थी, ठीक है? आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे अ, चैनल्स मिलेंगे जिसपे कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, बहुत अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग निमोनिक्स के साथ आपको चीज़ें याद कराई जाती हैं। वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो आपका एक जो होता है कि मैप वर्क वाला पोर्शन या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे कि मान लीजिए कोई डायनेस्टी है तो उसका टाइम पीरियड, ठीक है? वो सब चीज़ें आपको जो है कि बतानी है, याद करनी है उससे। ये क्वेश्चन आ रहा है, एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए? तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितने मॉक टेस्ट देने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करता है। क्योंकि मेरे पास 1 महीने का समय था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे, 4-5 जगह के मॉक्स मैंने दिए थे। आप कोई भी अच्छी कोचिंग जो भी कोचिंग्स हैं यहाँ पर दिल्ली में, आप वहाँ के जाकर मॉक्स दे सकते हैं। वहाँ पे सब एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो आपको कुछ भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा, ये खराब। आपको बस वहाँ से फीडबैक लेना है इस तरीके से कि आप अपने आप को सुधारें। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोचिंग लेना ज़रूरी है कि नहीं? तो देखिए कोचिंग लेना ज़रूरी है कि नहीं ये अगेन आपका डिसीज़न होना चाहिए। अगर आप किसी के दबाव के बिना पढ़ सकते हैं, अगर आपको डेली क्लास में जाने का जो है कि आपको अगर चीज़ें खुद से समझ में आती हैं क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारा गाइडेंस आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये चैनल जैसे कि यूपीएससी टाइम हो गए, ये सब चैनल्स पे बहुत सारे टॉपर्स का इंटरैक्शन होता है। तो वो चीज़ें आपको अगर वहाँ से आप समझ पा रहे हैं, वहाँ से आप अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं, कंटेंट बना पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है क्योंकि आपको बस वो गाइडेंस देते हैं, अल्टीमेटली करना आपको ही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता है कि मुझे करना क्या-क्या है, मुझे पता है सोर्सेज़ क्या हैं, मुझे पता है कंटेंट कैसे तैयार करना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि एक जब प्रेशर होता है कि कोचिंग जाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है, तो वो उस माहौल में ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं। तो अगर उनका ऐसा केस है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप जॉइन करिए। बट हाँ, आपका हमेशा पर्सनल डिसीज़न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको मैं जितना मतलब हाइलाइट करूँ उतना कम है। आंसर राइटिंग आपको शुरू बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करनी। आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ें और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप तुरंत उसके 8-10 क्वेश्चन्स के आंसर्स लिखें। वो या तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो हमेशा उसमें ऐसे सेक्शनल टेस्ट होते हैं कि जैसे हिस्ट्री का टेस्ट हो गया तो आप पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद हिस्ट्री के टेस्ट के आंसर्स दे दीजिए।
इसके अलावा दूसरा आप ये फ़ॉलो कर सकते हैं कि जब भी आप एनसीईआरटीज़ पढ़ें, तो एनसीईआरटीज़ के पीछे क्वेश्चन होते हैं, आप वो सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो तीसरा एक ये सॉल्यूशन है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को रेफ़र करिए और वो करिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप सबसे अच्छा है कि एक टॉपर की कॉपी उठाइए, ठीक है? उसमें जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व करिए और वहाँ से बैच करिए। बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप आंसर लिख कर अपलोड कर देते हैं और वो कॉपीज़ चेक करके आती हैं। इस तरीके की भी चीज़ें आप ढूँढिए जहाँ से भी आपको जो है कि फ़ायदा मिल सके। इसके बाद लोगों ने पूछा है कि एस्पिरेंट्स में कि प्रीलिम्स और मेंस मैंने कहाँ से दिया था। तो मैंने सारी प्रिपरेशन अपने लखनऊ से ही करी थी। लखनऊ मेरा होम टाउन है और वहीं से मैंने प्रिपरेशन करी थी और वहीं से मैंने पेपर भी दिए थे। मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो घर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो दिल्ली भी नहीं जाना चाहते या बाहर कहीं नहीं जाना चाहते, तो हमेशा एक हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है हमेशा, तो इसका सॉल्यूशन यही है मैंने अपने लिए निकाला था कि मैंने अपने घर से थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे एक रूम ले लिया था किराए पे और मैं वहाँ रहती थी। वहाँ रहकर मैं पढ़ाई करती थी और खाने-पीने, मेरे रहने की बाकी सारी मिसलेनियस चीज़ें हमेशा मेरे घर से मेरी मम्मी और मेरे फादर देखते थे। तो बहुत सारा टाइम मेरा सेव हो जाता था और मैं उसको पढ़ाई में लगा पाती थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बेनिफिट इस चीज़ से हुआ, ये हुआ कि कभी भी मुझे कट ऑफ नहीं फ़ील हुआ, ना फैमिली से, ना फ्रेंड्स से। तो मैं हमेशा अपने घर परिवार के आस-पास रहती थी, आती-जाती रहती थी, तो एक पॉज़िटिव मोटिवेशन बना रहता था। तो उस तरीके से तो आप भी अगर आप कहीं दिल्ली नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते या कोई प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, आप अपने शहर में रह के बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अ किसी एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन है कि आप 1 दिन में सारे सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज कर लेते थे? तो सबसे बड़ी बात कि आपको 1 दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको 1 दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। मैं 1 सब्जेक्ट उठाती थी और 4-5 दिन में उसको फिनिश करके तब मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाती थी। दूसरा पढ़ते-पढ़ते के साथ-साथ पहले का रिवीज़न करती थी। यही मेरा फंडा होता था। तो हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट सब पढ़ लेंगे। आप एक सब्जेक्ट उठाइए, पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर कुछ दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाइए और हमेशा पहले सब्जेक्ट को रिवीजन करिए। ये आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कभी भी आप एक साथ 8, 10 या 5-6 सब्जेक्ट्स नहीं उठा सकते। और जो चीज़ें पूछी गई हैं कि सोशियोलॉजी की कौन-सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है? तो देखिए अच्छी कौन-सी है या सारी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती हैं, सब में आपको मेंटरशिप मिलती है, सब में आपको गाइडेंस मिलती है, सब में आपके पेपर्स चेक हो कर आते हैं। मैं आपको एक्सक्यूज़ मी मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैंने जो है कि सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ जो है कि अपने विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ली थी, मैंने वहाँ से किया था। मेंस की भी मैंने विज़न आईएएस से ली थी और उसके बाद जो है कि आपके जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ होती हैं, वो मैंने वो बुकलेट्स मँगाई थी, हर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और एस्पिरेंट्स एस्से और एथिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो एस्से और एथिक्स का मेरा साथ में प्रिपरेशन होती थी। इनकी स्ट्रैटेजी यही थी मेरी कि एस्से और एथिक्स के लिए बहुत सारे कोट्स कलेक्ट करना, फेमस पर्सनैलिटीज़ के, जितने भी आप फेमस पर्सनैलिटीज़ के कोट्स कलेक्ट कर सकें, आप करिए, ठीक है? एक बुकलेट बनाइए, उसमें लिखिए बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स जो है कि कहीं से भी आपको मिल रहे हैं। सबसे अच्छा जो सोर्स है इकट्ठा करने का एग्ज़ाम्पल्स वो है टॉपर्स की कॉपीज़। प्रीवियस ईयर्स के सभी टॉपर्स की कॉपीज़ उठाइए, उसमें जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो एग्ज़ाम्पल्स नोट करिए और न्यूज़पेपर्स जब भी आप पढ़ें, तो आप हमेशा इस ऐसी ऐसी सब चीज़ें खोजें जिसमें एग्ज़ाम्पल्स हों कोई, ठीक है? कोई पॉज़िटिव चीज़ दी हुई हो, ठीक है? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल जो मैं हमेशा हर जगह बता रही हूँ क्योंकि मुझे वही एक एग्ज़ाम्पल याद है कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली थी कि दिल्ली में एक ब्लाइंड कपल ने एक कैफ़े खोला है। तो आपके ये एथिक्स के लिए कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन कि कोई भी चैलेंजेस आ जाएँ, अगर इंसान और व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन है, तो वो जो है इसको कोई भी मुसीबत को पार कर सकता है। तो इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स आप हमेशा खोजें। ऐसे और एथिक्स में एग्ज़ाम्पल्स, कोट्स ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स के पेपर में हमेशा कीवर्ड जो भी है एथिक्स का जो सिलेबस है उसमें जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके नोट्स बनाने हैं, उनकी डेफ़िनिशन आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी के डेफ़िनिशन के साथ-साथ आपको ऑनेस्टी पे 15-20 एग्ज़ाम्पल्स पता होने चाहिए। ठीक है? तो उस तरीके से आप
आपको जो है कि काम करना है अपने एथिक्स पे। एस्से के लिए आपको एस्से का सबसे अच्छा जो कंटेंट प्रिपरेशन होता है वो आपके जीएस के सब्जेक्ट से ही होता है। आपके जितने भी जीएस 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल के हैं, इन्हीं को मिला के लमसम एस्से का कंटेंट तैयार होता है। मैंने एस्से के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, यही मेरे मेंस के सब्जेक्ट से ही मैंने उनका कंटेंट बनाया और एस्से की प्रैक्टिस करी। आपको थोड़ा-सा लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है कि इंट्रोडक्शन 1 पेज का होगा, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करना है, मैं कोई कोट से स्टार्ट करूँगी या एनेक्डोट दूँगी, कोई स्टोरी दूँगी, उस तरीके से आपको देखना है। अगेन एनेक्डोट, स्टोरीज़, कोट्स ये सब चीज़ें कलेक्ट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है टॉपर्स कॉपीज़। मेरी भी अवेलेबल है और मैंने जिनकी फ़ॉलो करी जो बहुत अच्छी कॉपीज़ हैं वो भी अवेलेबल है। आप वहाँ से कलेक्ट करिए। ऐसे जब भी आप लिखने बैठें तो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स की कॉपीज़ निकालिए। उनमें से ज उन्होंने जिस टॉपिक पर लिखा है वो टॉपिक चूज़ करिए और उस टॉपिक पे आप एस्से लिखिए। वो लिखने के बाद आप जो है उनसे मैच करिए और देखिए कि आपने क्या डायमेंशंस मिस किए, उन्होंने क्या-क्या डायमेंशंस दिए हुए थे। इस तरीके से आपको करना है। एस्से लिखने में आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको बहुत सारे जो है कि अ, जी हाँ, किसी ने पूछा है कि टॉपर्स की कॉपी से एग्ज़ाम्पल्स कॉपी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ कि आपको वहाँ से एग्ज़ाम्पल्स इकट्ठा करने हैं और वही अपने जो है कि पेपर में यूज़ करने हैं। और इसके अलावा एस्से का जो बात हो रही थी कि आपको एस्से में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स और डायमेंशंस के बारे में बात करनी है। तो कैसे आप करेंगे? आप पेस्टल फ़ॉलो कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इस तरीके से। मैंने क्या फ़ॉलो किया था, मैंने जो है कि मैं जीएस 1, 2, 3, 4 सोसाइटी ऐसे करके फ़ॉलो करती थी कि जीएस 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका स्कोप दूँगी, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री का कोई स्कोप दूँगी, इकोनॉमिक्स का दूँगी, एनवायरनमेंट का दूँगी, ठीक है? इस तरीके से अ, जो है चीज़ें करनी है आपको एस्से में और एस्से को हमेशा मैच करना है टॉपर्स की कॉपी से। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद और जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं अ टाइम टेबल नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, ये पूछा है किसी एस्पिरेंट ने। तो देखिए टाइम टेबल तो आपको एक तो पहले तो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है। हमेशा उसमें बहुत सारा टाइम आपके खुद के लिए होना चाहिए, आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए होना चाहिए और जो है कि उस तरीके से होना चाहिए कि आपको बहुत ही बर्डन ना लगे। आपको पढ़ाई को एन्जॉय करना है, तो उस तरीके से होना चाहिए। मेरा पर्सनली कोई टाइम टेबल नहीं था। मेरा जब मन करता था तब मैं पढ़ाई करती थी, जब ब्रेक लेने का मन करता था तो ब्रेक लेती थी। बस ये था कि 8 घंटे पूरे करने हैं, कुछ भी करके फ़ोकस और डेडिकेशन के साथ। वो मेरे खत्म होते थे जब तो मैं एक तरीके से अंदर से खुश रहती थी कि चलिए 8 घंटे हमने पढ़ाई कर ली। उसी तरीके से करना है। अगर आप टाइम टेबल नहीं फ़ॉलो कर पा रहे हैं तो आपका टाइम टेबल हो सकता है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो तो थोड़ा-सा उसको देखिए। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि आंसर राइटिंग की लैंग्वेज कौन-सा था? तो मेरा आंसर राइटिंग का लैंग्वेज इंग्लिश था और मैंने इंग्लिश में ही दिया था एग्ज़ाम। सोशियोलॉजी में डायग्राम्स कैसे बनाने हैं? तो देखिए डायग्राम्स आपको बहुत ऐसा नहीं है कि हर जगह बन जाएँगे, लेकिन डायग्राम्स बनाने का मतलब जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ जैसे सोशियोलॉजी में फैमिली एक टॉपिक है और फैमिली के टाइप्स बताए गए हैं। तो आप जिससे जब भी कोई फैमिली का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप वो टाइप्स एक फ्लो चार्ट की तरह बता दीजिए, कोई पाई चार्ट में करके बता दीजिए। इतना ही आपको करना है, थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन आपका अच्छा हो जाए, बस आपको यही करना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है कि किसी एस्पिरेंट ने पूछा है कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रहती थी? तो देखिए रिवीजन आपको जो है कि वही मैंने बताया कि पहले दिन पढ़ा और 2-3 दिन बाद वापस से उसको रिवाइज़ किया, फिर 5 डेज़ पे रिवाइज़ किया, फिर 15 डेज़ पे। ऐसे-ऐसे आपको टाइम गैप बढ़ाते जाना है, पर आपको फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ करनी है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक बुक आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। मल्टीपल टाइम्स पढ़ने को ही रिवीजन कहते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। कभी भी आप अपने दिमाग में ये बात मत लेकर चलिए कि आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 7 बार पढ़ा तो आपको याद हो जाएँगी चीज़ें। चीज़ें याद होने में बहुत टाइम लगता है। साल के आखिरी तक आपको वही चीज़ें रिवाइज़ करनी है, वही आपका रिवीजन है। सोशियोलॉजी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने सोशियोलॉजी के आंसर्स जो है कि प्रीवियस ईयर के लिखे थे या फिर जस्ट उनको देखा था? जी हाँ, तो प्रीवियस ईयर की जो बुक थी मेरी जो मैं रेफ़र करती थी प्रीवियस ईयर की बुक, तो उसमें जो है सॉल्व्ड क्वेश्चन्स थे, सॉल्व्ड आंसर्स थे, तो मैं वो सॉल्व्ड आंसर्स देखती थी
मैं सोचती थी ये आपका एक थॉट प्रोसेस तरीका होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन देखें तो पहले आप अपने दिमाग में ये सोचें कि मैं ये चीज़ें लिखूँगी, फिर आप आंसर देखें, अगर उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अगर नहीं तो आप देखिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं जो आपने सोचा नहीं सोचा पर वहाँ पर लिखी गई हैं। इस तरीके से मैंने लिखा नहीं पर मैंने देखा कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने बुक में नहीं पढ़ा है या फिर आपने किसी भी सोर्स में नहीं पढ़ा है पर वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप उसको वहीं पर नोट कर लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपका तरीका होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को करने का। किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा है एस्पिरेंट ने कि उनकी जॉब है 9 आवर्स की, तो उसके साथ प्रिपरेशन कैसे करना है? तो देखिए जॉब के साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आपको अपना टाइम निकालना है तो आप 3 से 4 घंटे जितना भी निकाल सकें, कोशिश करें कि कंसिस्टेंट रह सकें कि अगर आप 3 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो रोज़ पढ़ाई कर सकें, 3 घंटे रोज़ निकाल सकें और उस तरीके से आप बहुत सारे जो है कि स्मार्ट स्टडी के तरीके होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर नोट्स हैं तो आप उसको अपने ट्रैवल टाइम में पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप अपने डायग्राम्स वगैरह कभी आप टी टाइम है आपका तब पढ़ सकते हैं। उस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो करके आप जो है कर सकते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन्स मैं एड्रेस करूँगी। अ, आंसर राइटिंग की लैंग्वेज को अच्छा कैसे करें? तो देखिए आंसर राइटिंग जो भी लैंग्वेज आपने चुना है, तो उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा जो है ऑर्नामेंटल लैंग्वेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती आंसर राइटिंग में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज जो एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाए। कोई भी ऐसा चीज़ पूछी गई है, तो आपको बहुत बेसिक से बेसिक डेफिनिशन देनी है, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डेंस वोकैब्युलरी की ज़रूरत है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना हो, इतनी ही यही 2 बातों का ध्यान देना है और तीसरी जो बात का ध्यान देना है वो ये देना है कि आपने जो भी लिखा हो, वो एग्ज़ामिनर बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी परेशानी के पढ़ ले रहा है और आपकी कॉपी का प्रेज़ेंटेशन अच्छा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने मार्जिन के बाहर लिख दिया या आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट छोटे स्पेस में डाल दिया, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। बाकी कोई भी ऐसी ऑर्नामेंटल डेंस जार्गन वाली लैंग्वेज यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितनी बेसिक लैंग्वेज आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। इसके अलावा और जो क्वेश्चन्स एड्रेस कर सकती हूँ मैं देखती हूँ कि जी लोगों ने बोला है नोट्स शेयर करने के लिए तो नोट्स मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, कहीं भी कंपाइल्ड नहीं है एक तरीके से, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ तो आपको शेयर कर सकूँ। फाउंडेशन कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? जी ये तो क्वेश्चन आई थिंक इसके लिए है नहीं। जी, किसी एस्पिरेंट ने पूछा है कि फर्स्ट ईयर में है वो और अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तैयारी में नहीं घुसना चाहिए। तो पर अगर आप फर्स्ट ईयर में और आपको तैयारी शुरू करनी है, जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आपका, आप उसको पढ़िए। आप ये देखिए कि क्या स्कोप है कि वो सब्जेक्ट को मैं एज़ एन ऑप्शनल ले सकता हूँ। उस तरीके से आप सोचिए थोड़ा और जो है कि कुछ-कुछ टाइम अपना निकालिए जो है बेसिक्स कवर करने के लिए, एनसीईआरटीज़ कवर करने के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालिए। छोटी-छोटी चीज़ें करिए ताकि जब आप फुल स्विंग में प्रिपरेशन करें तो आपको जो है कि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? तो देखिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम का वो सोशल मीडिया है। पर आपको ये भी पता है कि सोशल मीडिया से आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन का मेजर चंक आपका सोशल मीडिया से ही होता है। तो वही एक आपको दिमाग में बात रखनी है कि आपको फ़ायदा किससे हो रहा है, नुकसान किससे हो रहा है। मैंने व्हाट्सएप चलाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और मैं बिना बात किए मेरा काम चल सकता है। व्हाट्सएप नहीं चलाया मैंने। पर इंस्टाग्राम में चलाती थी, यूट्यूब वगैरह देखते थे। तो आपको वो चीज़ें रखनी है जो आपको जहाँ से फ़ायदा हो रहा है, जहाँ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो आपको फ़ायदा निकले। जैसे यूट्यूब पे आप बहुत सारे चैनल्स फ़ॉलो कर सकते हैं जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, ठीक है? बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, फ्रीली अवेलेबल कंटेंट होता है, वो सब चीज़ें आपको करनी है। आपको अपने जो स्टडी टाइम है उसको कंप्लीट करने के बाद ही ये चीज़ें करनी है और डिस्ट्रैक्शन से बचने का आपका खुद का एक तरीका होना चाहिए, खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं और अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं रहता। सीधी बात तो यही है। पर फिर भी अगर आपको छोटी-मोटी चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो थोड़ा उनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। थोड़ा कोशिश करें कि आप जो है कि अ, उन चीज़ों के बारे में इतना ध्यान ना दें। हमेशा जो है कि अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें करें। जी, इसके अलावा जो है कि
क्वेश्चंस जो पूछे हैं लोगों ने कि एक एस्पिरेंट ने पूछा कि मैम आपने 100 मार्क्स लगाए तो कंसोलिडेट कैसे करें और एनालिसिस में कितना टाइम लगता है? तो देखिए मार्क्स लगाने के साथ-साथ ही आपको कंसोलिडेट करते हुए चलना है। आपने 1 मॉक लगाया, आपको 50 क्वेश्चन्स आए, 50 नहीं आए। आपने फट से क्या किया कि एक कॉपी ली और शॉर्ट में नोट कर लिया, ठीक है? आपने दूसरा मॉक लगाया, आपको 30 क्वेश्चन्स नहीं आए, आपने उसी कॉपी में ऐड कर लिया। इसी तरीके से जो है कि करते रहना है आपको, ऐसे आपको कंसोलिडेट हो जाएगा, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा पूरा, ठीक है? कोई नया सोर्स फॉलो किए बिना ही आपका जो है कि कवरेज का एरिया इतना बढ़ जाएगा कि आप जो है कि वो फ़ॉलो कर सकते हैं। दूसरा एनालाइज़ कैसे करना है, अगेन वही स्ट्रैटेजी जब-जब आप मार्क्स दे रहे हैं, तब-तब उसी के साथ-साथ आपको एनालिसिस करना है, उसी के साथ-साथ आपको देखना है कि क्या चीज़ें आप कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। उससे आपको एक ये आइडिया लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन्स तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका नेगेटिव कितना हो रहा है, आपका पॉज़िटिव कितना जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको जो है कि फ़ॉलो करनी है। ठीक है? तो साथ-साथ में ही एनालिसिस करना है, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि आप जो है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट देने के बाद एक साथ लेकर बैठ रहे हैं, एक साथ करने के लिए, ऐसा नहीं करना आपको, साथ-साथ में ही चीज़ें करनी है। जी, इसके अलावा और जो क्वेश्चन्स एस्पिरेंट्स के एड्रेस करने के लिए हैं अ, टेलीग्राम चैनल्स के बारे में एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं, तो मुझे टेलीग्राम चैनल्स के ऑब्वियसली नाम तो नहीं याद है, बट आप लोग जो भी आपका ग्रुप वगैरह है, आप उसमें पूछिए तो ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा सीसैट की स्ट्रैटेजी अगेन मैंने आपको बता दिया। मेंस आंसर के लिए कोई ऑनलाइन कोचिंग का सपोर्ट जी, तो मेंस आंसर के लिए मैंने जो है कि कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी। उसी टेस्ट सीरीज़ से मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो जो भी टेस्ट मैं देती थी, वो टेस्ट टाइमली चेक होकर आते थे और उसपे बहुत सारे फीडबैक दिया रहता था। वही फीडबैक आपको जो है कि रेफ़र करना है। अगर आपको आपके टेस्ट में ये फीडबैक मिला है कि आपने कंक्लूज़न नहीं सही लिखा है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगली बार जब आप पेपर लिखें, तो आप कंक्लूज़न अच्छा लिखें। अगर किसी पेपर में करने के बाद आपको ये फीडबैक मिला है कि आपके कंटेंट में डेप्थ नहीं है या फिर आपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं किया है, तो आप अपने अगले पेपर में ये कोशिश करें कि आप वो चीज़ें सुधार सकें। टेस्ट सीरीज़ का जो भी मॉडल आंसर होता है, आप उसको हमेशा जो है कि रेफ़र करें, देखें कि आपने जो है कि उस मॉडल आंसर में क्या चीज़ें मेंशन की गई थी, जो आपने अपने आंसर में नहीं मेंशन की हैं। वो भी एक कंटेंट बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप वहाँ से कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना है, बहुत ही मोटिवेशन के साथ पढ़ना है। मोटिवेशन हमेशा इनर होनी चाहिए, आपको कभी भी जो है कि आपको अपने जो मार्क्स आ रहे हैं, आपके जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसी से मोटिवेट होना है और हमेशा सिलेबस की बाउंड्री में रहना है। कभी भी आपको सिलेबस से ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कम तो आपको पढ़ना है नहीं, पर आपको ज़्यादा भी पढ़ना नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है कि पढ़नी है, पर एक लिमिट में पढ़नी है कि आप वो चीज़ें अपनी कॉपी पे उतार पाएँ और वो आप कर पाएँ। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि हैंडराइटिंग मैटर करती है कि नहीं? इसका बहुत सिंपल जवाब है कि हैंडराइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती है, बट कब मैटर नहीं करती है? जब आपका ऐसी राइटिंग हो जिससे कि एग्ज़ामिनर पढ़ सके, ठीक है? अगर आपके ई और आई में डिफ़रेंस नहीं पता चल रहा है, एच और एन में डिफ़रेंस नहीं पता चल रहा है, एल और आई में डिफ़रेंस नहीं पता चल रहा है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ामिनर पढ़ नहीं पाएगा। फिर आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी हो और वो पढ़ ना पाए तो वो बेकार है। तो इसलिए जो आपकी राइटिंग है, जैसे भी आपकी राइटिंग है, आप उसी में प्रैक्टिस करिए। ये कोशिश करिए कि आप जो भी लिखें वो पढ़ने में आए, हर एक लेटर अलग-अलग डिस्टिंग्विश हो सके। प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान दीजिए, आपकी कॉपी साफ-सुथरी दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉपी में जो है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश की गई हो। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो कॉपी के साइड में बनाइए, उसको बॉक्स में कर दीजिए, लेबल कर दीजिए फिगर। इस तरीके से करके अगर आपकी राइटिंग बड़ी है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंस लग रही है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, थोड़ा उस राइटिंग को छोटी कर सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स बढ़ा सकते हैं। यही सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी राइटिंग बदलनी पड़ेगी या कुछ भी। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने एड्रेस किया है। यही एडवाइस देना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को कि हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाएँ। जैसे कि एस्पिरेंट्स ने पूछा कि वो
टाइम टेबल नहीं फ़ॉलो कर पा रहे हैं, तो यही एक उसका सॉल्यूशन कि आप इस तरीके का टाइम टेबल ना बनाएँ जिसको आपको फ़ॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है कि एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हों। हमेशा आपको फ्लेक्सिबल रखनी है चीज़ें, इस हिसाब से रखनी है जो चीज़ें आप साल भर, 2 साल फ़ॉलो कर सकें। उतनी ही लिमिटेड पढ़ाई करनी है जितनी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 10-14 घंटे लग रहे हैं पढ़ाई करने में पर आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है। टेस्ट सीरीज़ मेंस की हो, प्रीलिम्स की हो, आपको हमेशा देनी है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब टेस्ट सीरीज़ देंगे, ये बहुत ही गलत धारणा है। आपके जैसे-जैसे खत्म होते जाएँ टॉपिक्स, आप वैसे-वैसे टेस्ट सीरीज़ देते जाइए। इससे एक ये फ़ायदा होगा कि आपको अपनी गलती सुधारने का बहुत सारा मौका मिल जाएगा। अगर आपने पहला टेस्ट जल्दी लिख दिया और आपने उसमें गलतियाँ करी हैं, तो आपको जो भी आपने टेस्ट लिखा है, जहाँ भी जिस भी मेंटर ने चेक किया है, वो आपको बताएँगे कि ये गलतियाँ हैं और आपके पास बहुत सारा टाइम होगा उन गलतियों को सुधारने का। तो इस तरीके से आपको चीज़ें फ़ॉलो करनी है। हमेशा अपने फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी आपको अपने फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं देनी है। ये बातें कहने में बहुत छोटी लगती हैं कि नहीं देनी है प्रायोरिटी पढ़ाई को इनके ऊपर, लेकिन अगर आप फ़िज़िकली फ़िट या मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, तो आप जो है इस परीक्षा को पार नहीं कर पाएँगे, ये बहुत ही श्योर बात है। तो हमेशा अपने दिमाग से शांत रहें, हमेशा अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखें, पढ़ाई करें और फ़ोकस करें, डेडिकेशन रहे, आपके अंदर का मोटिवेशन रहे, विज़िबल चीज़ों से, कभी भी मोटिवेशन इनविज़िबल चीज़ों से नहीं, किसी के कहने से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से और अपने जो है कि अपने प्रिपरेशन की जर्नी से आपको मोटिवेट होना है। इसी तरीके से आपको काम करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये जो एग्ज़ाम है 1 साल में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहूँगी कि एक जो बहुत ही बड़ा मिथ फैला हुआ है कि आपको कम्फ़र्ट छोड़ना पड़ता है तैयारी के लिए, तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है। अ, कम से कम मेरे केस के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत ही कम्फ़र्टेबल जर्नी रही है मेरी। मैंने हर रिसोर्स अवेलेबल रहा है और आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सोर्सेज़ अवेलेबल रहते हैं, हर चीज़ रहती है। तो आपको बस और बस पढ़ाई करनी है और जब आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करके रखेंगे, तो 7 से 8 घंटे भी इनफ़ है आपको पढ़ाई करने के लिए और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये लाइव सेशन एंड करना चाहूँगी। थैंक यू यूपीएससी टाइम की टीम ने जिन्होंने ये मौका दिया आप सबसे इंटरैक्ट करने का और फ्यूचर में कोई भी सवाल जो है आपको जो चाहिए जो जिसका आंसर चाहिए कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उनको एड्रेस करूँ और इस तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है, हमेशा मोटिवेटेड रहें और जितने भी एस्पिरेंट्स जो है कि ये नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये वाला या फिर इसके अगले वाला अटेम्प्ट, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनको, बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट उनको और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जो है कि अपनी यूपीएससी जर्नी में विक्ट्री प्राप्त करिए, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू।